हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। मैथ्स का जो सिलेबस है जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए है और बहुत ही शानदार तरीके से वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में देखने वाले हैं, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठे, उस पर नोट डाउन करें और ज्यादा से ज्यादा बार उसका प्रैक्टिस करें, जिससे आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकेंगे। अगर आप लोग जो भी ट्रिक्स यहाँ पर बताई जा रही है उसको बार बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप लोगों की कैलकुलेशन और जो ट्रिक्स है वो सारी चीजें आप सीख नहीं पाएंगे और आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो भी बेहतर नहीं होगी। इसलिए आप लोग क्या करें कि आराम से आप कॉपी पेन लेकर के देखें, और अगर आप कोई भी अगर आप लोगों को डाउट अगर आता है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी चीजें आप लोगों को देखना होगा, आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग जा करके मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को फुल फुल आपको फ्री में प्रोवाइड किया गया है, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर जा करके आप लोग आराम से सारे लेक्चर को देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और जो हमारे पास आज के प्रैक्टिस नंबर 4 है, इसमें हम लोग बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास वह संख्या क्या होगी, यक्स होगी। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग वह संख्या क्या है, यक्स है। और यक्स का 8 गुना, यह क्वेश्चन में कह रहा है यक्स का 8 गुना ले लीजिए, यानी कि यहां पर आपका आ जाएगा 8x। फिर उसके बाद कह रहा है कि 7वें भाग का योगफल, यानी कि जो हमारे पास संख्या है उसका 7वां भाग का योगफल, यानी कि 7वां भाग आपका ये हो गया, 8 गुना ये हो गया, इनका योगफल यानी कि हम लोग जोड़ देंगे और ये 741 के बराबर आ रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बटा में 1, 7 इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 बट्टे में 56 और प्लस यक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक बार में 7 से काटेंगे, 7 एक बार में कटेगा, एक को मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो यक्स हो जाएगा और बराबर में 741। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56x और यक्स कितना आ जाएगा, 57x, और 57x बराबर हो जाएगा 741 गुना में 7। यक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा 741 गुना में 7 बटा में 57। ठीक है, अब हम लोग इसको काट करके देखते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू है 741 को अगर हम लोग काटेंगे यहां से 57 से, तो 57 से जब इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक बार में यहां पर जाएगी भाग, यानी कि 13 बार में ये कट जाएगा। 741 57 से 13 बार में कट जाएगा और 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, यानी कि 91 वह संख्या होगी जिसका हम लोगों से कहा था कि 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 91 हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे ध्यान से समझे हम लोग। यदि एक संख्या, कह रहा है कि यदि एक संख्या के 5/7, यानी कि एक संख्या जो है, मान लेते हैं हमारे पास वह संख्या क्या होगी, यक्स है, और इस संख्या का 5/7, 5/7 यानी कि 5/7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5/7 के 2/3 एक पूर्णांक है, यानी कि 2/3, 2/3 एक क्या है, पूर्णांक है। यह हमारे पास ये प्रश्न में वो कहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि तो संख्या अवश्य ही विभाज्य होगी, यानी कि वह संख्या कौन सी होगी जिससे पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली वह संख्या, आपको जो पूर्णांक के बारे में कहा है वह पूर्णांक पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। ठीक है, उसी चीज को आपको निकाल करके बताना है। तो हमारे पास उस संख्या की बात करते हैं, 5 दूना में 10x, 10x और बटा में कितना आ जाएगा, 7 त्रिका 21। यही तो हमारे पास पूर्णांक होगा। और जो ये पूर्णांक बन रहा है, यह पूर्णांक को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास नीचे इसका हर में आ रहा है 21, और 21 से हम लोगों को भाग दे करके देने के बाद हम लोगों को पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास जो संख्या है, यह संख्या हमारे पास
21 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से यह प्रश्न है, सरलीकरण जिसको कहा जा रहा है। सरलीकरण से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिला था, जो अभी यूपी पुलिस का 2024 में पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया किसी कारणवश, यानी कि जो आपका पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था, और हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 25 माइनस, कह रहा है कि 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ 16 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस छोटा ब्रैकेट माइनस 8 प्लस 3 के ऊपर दिया हुआ लाइन ब्रैकेट, यानी कि रेखा कोष्टक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग किसके रूप में सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखें। यानी कि जो हमारे पास बॉडमास रूल होता है, उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। बी का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी हमारे पास 4 ब्रैकेट होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट, जिसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्टक जिसको कहते हैं, यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसे ध्यान से देखें, हम आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट होंगे सिंप्लीफिकेशन के सारे चीजों को क्लियर करें, आप लोग बस केवल ध्यान से देखते जाएं। यानी कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट हम लोग ऐसे बनाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका करली ब्रैकेट, यानी कि करली ब्रैकेट की बात आती है। करली ब्रैकेट आपका हो जाता है इस प्रकार से, हम लोग बनाते हैं उसको, करली ब्रैकेट को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास लार्ज ब्रैकेट, यानी कि जो लार्ज ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है, बड़ा कोष्टक जिसको कहा जाता है, यानी कि बड़ा कोष्टक आपका इस प्रकार से बनता है। ये तो बी की बात थी। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ओ दिया हुआ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि ऑफ इसको हम लिखते हैं, यानी कि ऑफ का मतलब होता है का, और इसको बदलते हैं हम लोग गुणा में। ठीक है, और गुणा में लिखते ही इसको हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं डी, डी का मतलब क्या होता है, इसे जाने ध्यान से। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग देना, यानी कि, ठीक है, डिवाइड, यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और उसके बाद आता है यम, यम का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना, यानी कि मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा में हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मतलब होता है हमारे पास ऐड करना, यानी कि हम लोगों को ऐड करना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यस, यानी कि यस हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना होगा हमको। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी को अप्लाई करना है, और यहाँ पर अप्लाई करके अपने आंसर को निकाल लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग को कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, जो हमारे पास यहाँ पर लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है, लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25, और बड़ा ब्रैकेट में 16 माइनस करली ब्रैकेट में 14 माइनस 18 माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रेखा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक में 8 प्लस 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। यानी कि 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे, और हमारे पास इस प्रकार से रेखा कोष्ठक का काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अब अगला ब्रैकेट हमारे पास छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहां से आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस, इसको घटा करके देखेंगे, 18 में से 11 को घटाएंगे 7 आ जाएगा, और हमारे पास छोटा कोष्टक भी सॉल्व हो गया। इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे मझला ब्रैकेट, यानी कि जो आपका करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट को मझला ब्रैकेट भी कहते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 25 माइनस कितना आ जाएगा 16 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा -7। इस प्रकार से हमारे पास करली ब्रैकेट भी खत्म। 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, 16 में से 7 को घटा देंगे तो हमारे पास यहां से 25 माइनस 16 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 25 में से हमारे पास 9 को अगर घटाया जाएगा कितना बच जाएगा 9 6 15, यानी कि 16। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन डी होगा। यानी कि जो आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर दिया हुआ है, उस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा
अदर एग्जाम में यानी कि जो आपका जैसे सीजीएल हो गया, बाकी जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे लेवल हाई नहीं कर पाएगा और यही मेरा आप लोगों से वादा है। जो भी क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार के होंगे और इससे लो लेवल के होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, इसे ध्यान से देखें। एलसीएम और एचसीएफ से यह प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो आपका रिसेंट में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें एलसीएम और एचसीएफ से मेरे पढ़ाए हुए में से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे और वो भी शॉर्ट्स के माध्यम से मिले थे। टोटल 3 क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे पढ़ाए हुए डाटा में से डायरेक्ट क्वेश्चन डिजिट के साथ भी देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल पर बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें और अपनी प्रिपरेशन को आराम से करते हुए धीरे धीरे चले। और इसका पेपर आप लोगों को उम्मीद है कि जून या जुलाई महीने में होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोगों का इधर अभी चुनाव वाला मैटर है, चुनाव वाला मैटर जैसे ही आप लोगों का खत्म होगा तो उसकी डेट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ, दो संख्याओं का लसाअ दिया हुआ है 120 है और मसाअ दिया हुआ है 10 है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे प्यारे साथी, अगर हम आपसे बात करें कि जो हमारे पास मस दिया हुआ है, मस मस आपका दिया हुआ है कितना? 10 दिया हुआ है, ठीक है। और इनका लस दिया हुआ है, लस जो दिया हुआ है एलसीएम की बात अगर करें तो लस यहां पर इसने दिया हुआ है 120 है, ठीक है, 120 दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान से समझे कि जो हमारे पास संख्या को अगर माना जाए तो संख्या हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो मस जो होता है, मस को मल्टीप्लाई करके हम लोग यक्स मान लेते हैं, यानी कि 10x हमारे पास कौन सी संख्या होगी? पहली संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि 10y हमारे पास कौन सी होगी? दूसरी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों दोनों संख्याओं में से अगर मस की बात किया जाए तो दोनों संख्याओं का मस कितना है? 10 होगा, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग इन दोनों संख्याओं का लसाअ निकालते हैं। इनका अगर लसाअ निकाल करके अगर हम लोग चेक करेंगे तो लसाअ इनका आ जाएगा जो दोनों में कॉमन होता है और जो कॉमन नहीं होता है उन सबका गुणनफल होता है। यानी कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन यहाँ पर 10 दिख रहा है। चलिए, यहाँ पर दोनों में कॉमन 10 दिख रहा है, यानी कि 10 यहाँ पर आ गया और दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि इसका भी और इसका भी, यानी कि x और y का भी, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है उसको लिखना है और जो कॉमन नहीं उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो लसाअ हमारे पास कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। 120 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10xy। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक्स वाई बराबर आपके पास आ गया, जो अगर एक्स वाई की बात करें तो 12 आ गया, ठीक है। एक्स वाई आपका 12 आ गया। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर को लेकर के देखते हैं, जो इनका गुणनखंड हम लोग करेंगे को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या, यानी कि सहअभाज्य संख्या को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या हम लोग इसमें से निकालेंगे। अगर हम लोग यक्स की बात अगर करते हैं, यक्स को अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, वाई को हम लोग 3 ले लेते हैं, तो यक्स को अगर हम लोग 4 लेंगे, वाई को 3 लेंगे तो 4 3 12 बन रहा है। यानी कि एक्स वाई मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक कंडीशन बन रही है, यानी कि हमारे पास सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 4 और 3 हो गई, ठीक है। अब हम लोग अगर संख्या की अगर बात करें तो संख्या अगर हमारे पास अगर निकाला जाए तो संख्या हमारे पास जो होगी, तो पहली संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो पहली संख्या यहां पर आ जाएगी 10x, यानी कि 10 इंटू कितना आ जाएगा? 10 इंटू 4, यानी कितना आ गया आपके पास? 4 दाह में 40 आ गया। दूसरी संख्या की बात करते हैं, दूसरी संख्या की अगर बात करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? यानी कि दूसरी संख्या आपके पास कितनी है? 10y है, यानी कि 10 गुना में y, यानी कि 10 और y का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 30। अब आपसे पूछा क्या था? दोनों संख्याओं का योग पूछा था, दोनों संख्याओं का योग पूछा था। इसका मतलब कि इन दोनों संख्याओं को हमारे पास जो 40 है और 30 को जोड़ेंगे, 40 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बराबर, दोनों संख्याओं का योग की अगर बात करेंगे तो हमारे पास यहां से दोनों संख्याओं का योग देखने के लिए आपको मिलेगा, यानी कि यहां पर 40 प्लस कितना आ जाएगा? 30, यानी कि इस प्रकार से 70 आएगा। यानी कि ये तो आपकी पहली कंडीशन है। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हमारे पास ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। और यहां पर ध्यान से समझें कि यहां पर देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जो 70 दिया हुआ है और भी हम यहां पर कोई ऐसा दो आंसर की बात नहीं कर रहा है। अगर दो आंसर की बात करता
यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अगर इस प्रकार का ऑप्शन अगर दिखता आपको तो आप लोग क्या करते, आगे भी सॉल्व करते। और अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पर आपका ऐसा संयोग था, ऐसा कोइंसिडेंस आया कि जो आपका ये पहले ही आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अदरवाइज दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी उसको जाने। यानी कि दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, अगर x की बात किया जाए, अगर 1 ले लेते हैं, y की बात अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 निकल करके आएगा। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग पहली संख्या, इसके अनुसार अगर पहली संख्या की अगर बात करें, इसके अनुसार अगर पहली संख्या अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगी, 10x है। यानी कि 10 इंटू कितना आ जाएगा, 1। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या देखें, दूसरी संख्या जो आपकी है, दूसरी संख्या यहां पर देखें तो 10y है, और y का वैल्यू यहां पर कितना है आपके पास, 12 है। यानी कि यहां पर आपके पास आ जाएगा 120। अब दोनों संख्याओं का योग की बात करें तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 120, और 120 प्लस कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 130। दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग यहां से कितना निकल करके आ गया, 120, सॉरी 130 निकल करके आ गया। अब देखिए दो ऑप्शन आपके बन सकते हैं, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि दोनों ऑप्शन को दे देगा, 30 को भी दे देगा और एक सॉरी यहां पर 70 को भी देगा। दो संख्याओं का योग हमारे पास एक क्या निकला है, 70 निकला है, और दूसरा क्या निकला है, 130 निकला है। यानी कि दोनों दे करके आपसे, आपको कंफ्यूज करके इस टाइप से क्वेश्चन को दे करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजों को आप लोग अप्लाई करें और आराम से अपने आंसर को निकाल पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। कह रहा है कि फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात 5:3 है। यहां पर देखिए ध्यान से, अगर फ्रिज की बात किया जाए, फ्रिज का अनुपात दिया हुआ है, कीमत का अनुपात दिया हुआ 5, और टीवी की बात करा, टीवी का जो अनुपात दिया हुआ है, प्राइस का अनुपात दिया हुआ है, उसको हम लोग टी से लिख देते हैं, टेलीविजन। ठीक है, और यहां पर इसका अनुपात दिया हुआ 5:3 का दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक है। मेरे प्यारे साथी यहां पर देखें कि जो यहाँ पर फ्रिज है, फ्रिज को हम लोग मान लेते हैं 5x है। ठीक है, और टीवी की कीमत कितनी है, 3y है, सॉरी यहां पर 3x होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो फ्रिज की बात कर रहा था 5x निकल गया, और यहां पर टीवी की बात कर रहा था उसका मूल्य कितना आ गया, 3x आ गया। अब आपसे कह रहा है कि जो फ्रिज की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक है, यानी कि यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, और 5500 रुपए के बराबर यहां पर आ जाएगा। यानी कि इसको घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा आपके पास 5500। 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 दूना में 4, 2 साते 14, और 2 पंजा में 10, और 0। यानी कि x का वैल्यू जो आपके पास आ गया 2750 आ गया। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर 2750 आया है, आपसे पूछा है कि फ्रिज की कीमत क्या होगी, तो फ्रिज की कीमत आपने कितना माना है, 5x माना है। यानी कि फ्रिज की कीमत 5x है, तो फ्रिज की कीमत यहां से आप आराम से निकाल पाओगे। यानी कि 5 इंटू क्या हो जाएगा, 2750 रुपए। यानी इसको सॉल्व करेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 पच्चे 25 को 5, हासिल 2 का, 5 सत्ते 35, 2 37 को 7, और हासिल 3 का, 5 दूना में 10, और 10 3 13, 13,750 रुपए फ्रिज की कीमत होगी। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी में आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया जो टेलीविजन का प्राइस है, यानी कि जो टीवी की प्राइस है, उसका आप लोगों को बताना होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2750 में। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके आपको अच्छे से बताए जा रहे हैं, बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहें। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसे ध्यान से देखें। कह रहा है कि अपने पशु, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझे, अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को 300 रुपए में पट्टा करवाया। ठीक है, यानी कि 300 रुपए में उस जमीन को उसने लिया, घास के मैदान को ले लिया। ठीक है, यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया,
यानी कि 10 पशु मिल करके 5 सप्ताह तक चरे, और उसके बाद कह रहा है कि वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक के लिए चराया, तो आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए? उनके किराए को देखने की बात होगी। किराया उनको किस अनुपात में बांटना होगा, वही आपसे पूछा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान दें कि जितने पशु थे, अब देखिए पशु कितने थे। पहले की बात किया जाए यक्ष के लिए, यक्ष के लिए हम लोग देखते हैं और वाई के लिए देखेंगे, दोनों के केस में। यक्ष के लिए कितने पशु थे? 10 पशु थे। ठीक है, कितने सप्ताह के लिए चरे? 5 सप्ताह के लिए यहाँ पर चर रहे हैं, 5 सप्ताह के लिए चर रहे हैं। तो भाई 10 पशु मिलकर के 5 सप्ताह के लिए जितना चर रहे हैं, उसी के अनुपात में ही तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, यानी कि वाई की बात कर रहा है तो 15 पशु 7 सप्ताह के लिए चरा रहा है। अब कह रहा है कि यही तो हमारे पास उसका अनुपात होगा, जो हमारे पास उनके आपस में किराया बांटने का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, जितना पशुओं को वह जितने सप्ताह के लिए चरा रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके उनका अनुपात ले लेंगे, तो उनको आपस में जितने अनुपात में किराया बांटना होगा वह आराम से निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसको काट करके देखते हैं। 5 3 में 15, और यहां से कितना आ जाएगा? 10 1 नम 10, और अनुपाते 7 3 का 21, यानी कि यहां से जो यक्स और वाई का जो अनुपात होगा 10 अनुपाते 21 होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको तुच्छा से पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ने की बात है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका औसत चैप्टर से, और औसत चैप्टर आपका बहुत ही शानदार चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यक्ष संख्याओं का औसत वाई है, यक्ष संख्याओं का औसत वाई है, एवं वाई संख्याओं का औसत यक्ष है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर आपसे कोई कह रहा है यक्ष संख्याओं का औसत वाई है, तो यक्ष संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? यक्ष संख्याओं यक्ष संख्याओं का योग, यक्ष संख्याओं का योग हो जाएगा आपके पास औसत गुना में जितना संख्या रहती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि औसत आपका y है, और जितनी संख्या है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? यक्स वाई। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो क्या यह यक्स वाई ही तो लिखा है। अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसको देखें ध्यान से। कह रहा है कि y संख्याओं का औसत यक्स है, यानी कि y संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। y संख्याओं का योग, y संख्याओं का योग निकालेंगे तो y इंटू में क्या आ जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितना यहाँ पर संख्या है, जितनी संख्या है y संख्या, यानी कि y संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें? उसके औसत में, तो यहां से इसका योग निकल जाएगा, यानी कि x y यहां पर भी आ गया। अब देखते हैं कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी टोटल? यक्स तो यहां पर थी और वाई यहां पर थी, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास यक्स प्लस क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। कुल संख्या पता चल गई। कुल संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग यहां से आ जाएगा, यक्स वाई यहां पर आ जाएगा और यक्स वाई यहां पर आ जाएगा, यानी कि यक्स वाई प्लस यक्स वाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2xy आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर 2xy आ गया, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आगे की चीजें क्या होंगी, उसे ध्यान से देखें। औसत आपको निकालना है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर आपको पता ही है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्याओं का योग कितना आ गया है? 2xy, और बटा में क्या आ जाएगा? कुल संख्या हमारे पास कितनी है? x प्लस वाई, यानी कि औसत आपका निकल करके आ गया 2xy अपान x प्लस वाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको तुच्छा तुच्छा सब पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। यह सब चीजें आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होगी पेपर में, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान से देखें कि किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। x संख्याओं का औसत y है, तो यानी कि y x हो गया पहली संख्या का औसत। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? y संख्याओं का औसत दिया हुआ x, यानी कि x y हो जाएगा। y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल योग निकल जाएगा। कुल योग निकल जाएंगे तो कुल संख्या से भाग दे देंगे, कुल औसत आपका आराम से
निकल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक कक्षा में 2400 विद्यार्थी हैं। यदि 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, फुटबॉल खेलने की बात करते हैं, यानी कि फुटबॉल को हम लोग यप से लिख लेते हैं। ठीक है, तथा 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। यानी कि हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 75% है। 75% हॉकी खेलने वाले हैं और 45% आपके फुटबॉल खेलने वाले हैं। ठीक है, अब यह कह रहा है कि और कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दोनों ही खेल नहीं खेलता है। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? दोनों खेलों को खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, दोनों की अगर बात करें तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दोनों खेल खेलने वाले यक्ष होंगे। ठीक है, यानी कि यक्ष प्रतिशत आपके दोनों खेल को खेल रहे होंगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी कौन होंगे, तो हमारे पास क्या इधर वाला होगा, यानी कि 45 माइनस अगर यक्स कर दिया जाए, केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी निकल करके आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम लोग 75 में से अगर हम लोग यक्स को निकाल देंगे, केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी, आपके पास 100% ही तो विद्यार्थी थे, और अगर 100% विद्यार्थी थे तो हमारे पास अगर इनको जोड़ा जाए, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने थे? 45 माइनस यक्स प्रतिशत थे। और दोनों खेलने वाले कितने थे? फुटबॉल भी खेलने वाले और हॉकी भी खेलने वाले दोनों विद्यार्थी यक्स प्रतिशत थे, यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा, यक्स प्रतिशत और प्लस। यहां पर कितना है? 75 माइनस यक्स प्रतिशत केवल हॉकी खेलने वाले हैं, यानी कि यहां पर हम लोग लिख लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 माइनस यक्स प्रतिशत। यही तो हमारे पास कुल होंगे, और यह किसके बराबर होंगे? 100% के बराबर होंगे। तो अब हम लोग यहां से आराम से इसे निकाल लेंगे। अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 45 यहां पर है और 75 यहां पर है, दोनों को जोड़ लेंगे। और यहां से देखें, ये हमारे पास माइनस एक्स है और ये हमारे पास प्लस एक्स है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 75 में हम लोग 45 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 120% आ जाएगा, और 120% और माइनस में क्या आ जाएगा, यक्स प्रतिशत, और बराबर में यहां से आपके पास आ जाएगा 100%। ठीक है, अगर हम लोग यक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस 100, यानी कि 20% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों को खेल रहे होंगे, फुटबॉल को भी खेल रहे होंगे और हॉकी को भी खेल रहे होंगे। तो अब कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 2400 विद्यार्थी हैं। 2400 विद्यार्थियों में से कुल कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल को खेलते हैं? आपसे यही प्रश्न में पूछा है। तो यहां पर हम लोगों ने निकाला कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल को खेलते हैं। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 2400 का 20% निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, यानी कि यहां पर 100 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 24 दुना में 48 और एक जीरो आपका था, ये लग जाएगा, यानी कि 480 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल को खेल रहे होंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से समझे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रमिक छूट खरीदार के लिए बेहतर विकल्प है? अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इसे ध्यान से समझें। बेहतर विकल्प की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम लोग इसके बट्टा को निकालते हैं, समतुल्य बट्टा की निकालते हैं, यानी कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात किया है, यानी कि जो हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझे। हमारे पास दो 2% जब दिए रहते हैं, दो डिस्काउंट जब दिए रहते हैं, उनके लिए फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। यही हमारे पास क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। यही हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। ठीक है, यानी कि क्रमिक बट्टा होता है। ठीक है, क्रमिक छूट होती है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्रमिक बट्टा। ठीक है, क्रमिक बट्टा, यानी कि क्रमिक छूट कह लें या क्रमिक बट्टा कह लें, दोनों बात बराबर है। हम लोग पहले इसको चेक करते हैं। 20% 20% प्लस 15% माइनस 20 गुना में 15 और बटा में 100। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 पंजा में 100 और 5 तिहाई में 15,
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 10 30 5 35 माइनस 3 यानी कि 32% इसकी छूट आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ अब हम लोग क्या करेंगे, 10% वाले को भी निकालेंगे, यानी कि 10% हमारे पास अब दूसरा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा, हमारे पास क्या है, 10% आ गया। और अब हम इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे। अब इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालने के लिए फिर से पुनः हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे, यानी कि 32% प्लस 10% माइनस 32 गुना में 10 और बटा में आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 32 10 42 और माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 3.2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, दशमलव लगा करके जीरो, यानी कि यहां पर 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। ठीक है, और यहां पर कितना बचा, एक बचा था, और यहां पर 11 हो जाएगा, 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी कि 0.8 यहां पर हो जाएगा, और यहां पर कितना बचा है, 3। ठीक है, 38.8% इसका समतुल्य बट्टा निकल करके आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग इसके लिए देखेंगे, इसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरा वाला दिया हुआ है, दूसरे वाले को चेक करते हैं। सेम वही काम हम लोग करेंगे, इन दोनों को लेकर के लिखेंगे, यानी कि हमारे पास 10%, 10 प्लस 15 और माइनस 10 गुना में 15, 15 बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 10 25, 25 माइनस यहां से कितना आ जाएगा, इसको देखें, 25 माइनस 1.5, 1.5 आ जाएगा। अब यहां से क्या कितना आ जाएगा, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23 दशमलव क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए 23.5 यहां पर आ गया, और हमारे पास यह क्या बचा हुआ है, 20%, यानी कि हमारे पास एक समतुल्य बट्टा हमारे पास 23.5 और दूसरा हमारे पास कितना है, 20% है। अब इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, तो इसे ध्यान से देखें, 23.5 प्लस 20 माइनस 23.5 गुना में 20 और बटा में क्या हो जाएगा, 100। 20 से इसको काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, 20 पंजे में 100। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक को 20, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 5 चौक को 20 और 3 बच जाएगा, और 5 सत्ते 35, यानी कि 7 बार में ये कट जाएगा। इसको जोड़ें, 20 दूना में 40, 40 3 43, 43.5 आ जाएगा, और माइनस में आपका आ जाएगा 4.7। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर 15 हो जाएगा, 15 में से 7 को घटाएंगे 8 बचेगा, और दशमलव यहां पर एक अंक पर है ही, यहां पर इसको हासिल देंगे, एक इसको दे चुके थे, 12 बचा हो, यानी कि 12 में से 8 को घटाएं, 12 में से 4 को घटाएंगे 8 बचेगा, और यहां पर हम लोग हासिल दिए थे तो यानी पर 3 बचा हुआ है, यानी कि 38.8%। अब देखिए 38.8% दोनों को केस में आ रहा है, जब दोनों के केस में 38.8% आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों समान है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, और ऐसे ही आपको चेक करके देखना होगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे समतुल्य बट्टा को निकालते हैं। हमारे पास 3 दिया रहता है, उसके केस में हम लोग पहले सबसे आसान तरीका अपनाएंगे, पहले 2 हमारे जो डिस्काउंट दिए हुए, 2 जो छूट दिए हुए हैं उनका हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे, यानी कि समतुल्य बट्टा निकालेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरा वाला दिया रहेगा उसके साथ साथ हम लोग समतुल्य बट्टा को निकाल करके अपने आंसर को आराम से दे देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका है, इसे ध्यान से देखें, साधारण ब्याज से रिलेटेड है। कह रहा है कि 2400 रुपए की एक धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3518 हो जाएगी। यहां पर ध्यान दे बेटा कि जो हमारे पास 2400 रुपए था, 2400 रुपए हमारे पास तो क्या था, प्रिंसिपल था, और हमारे पास 3518 रुपए क्या है, हमारे पास यह दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अगर हम लोग 3318 में से क्या करें, 3318 में से अगर हम लोग 2400 को घटा लेंगे तो हमारे पास यहां से आपका क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा, यानी कि 13 में से 4 को घटाएंगे 9 आ जाएगा, और यहां से 2 में से 2 को घटाएंगे 0, यानी कि आपके पास साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 918 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे हमसे पूछा क्या है, कितने वर्षों में 3518 हो जा रहा है, यानी कि एसआई बराबर हमारे पास होता है पीआरटी अपान में क्या होता है, 100 होता है। आपसे समय पूछा हुआ है, यानी कि एसआई गुना में 100 और बटा में पी इंटू आर।
ठीक है, यही तो हमारे पास टाइम का फार्मूला होता है। यहाँ से एसआई हमारे पास कितना आ गया, 918 आ गया, और गुना में 100 आ जाएगा। पी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है आपके पास 8.5। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और यहां से हम लोग इसको दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये दशमलव आपका हट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना में 10, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे, 17 पचे 85, 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको काट करके देखते हैं, 2 से काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 नमा में 18, 17 से काट देते हैं, 17 से ये कट रहा है, 17 दूना में 34, ठीक है। 17 से इसको काटते हैं, 17 दूना में 34, ठीक है। 17 दूना में 34 यहाँ पर आ जाएगा, और 34 के बाद हम लोग देखेंगे 34 10 44 100, ये यहाँ पर 11 आ जाएगा, 111 आ जाएगा, ठीक है, 111 आ जाएगा। और ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको 17 से काट करके। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। 17 से कट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर 17 बार में कटा था। अब हम लोग इसको हम लोग आगे काट करके देखते हैं, 3 से काट करके देखते हैं, ठीक है। 3 एकन्नम 3, और 3 7 21, तब भी नहीं कट रहा है। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें कि जो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है इसे देखें पहले, ये कटेगा नहीं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, और चलिए हटाना ही पड़ेगा पूरा, इसे नोट कर लेना जी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर कितना है, एसआई हमारे पास कितना दिया हुआ है, 918, 918 तो आपके पास एसआई दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 100, और बटे में क्या हो जाएगा पी, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ कितना 2400 दिया हुआ है, और आपके पास जो यहाँ पर रेट दिया हुआ 8.5 दिया हुआ, 8.5, इसमें 100 10 से गुणा कर देंगे, और ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे, तो डेसिमल यहाँ से इसका हट जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं, कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान से समझे कि जो हमारे पास दशमलव से ये तो दशमलव खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 918, और गुना में क्या आ गया 10, और बटा में कितना आ जाएगा 24, और गुना में 85, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना में 10, और 17 पचे 85 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8, और 2 पंजा में 10, और 2 नवा में 18, 2 से इसको काट दिए 12 आ गया, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 5 दूना में, इससे काट देते हैं, 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास कितना आ गया 459, और यहां पर देखें 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 में, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, ठीक है, 102 आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर 4 बार भाग लेकर के जाते हैं, 4 बार, 4 दुना में 8, और यहाँ पर 0, और 4 एक कन्नम 4, यहाँ पर आ जाएगा 9 में से 8 को घटाएंगे 1, और यहाँ पर बचेगा 5, दशमलव बढ़ा देते हैं, दशमलव बढ़ाने के बाद 0 लगा देते हैं, 5 बार भाग लेकर के जाते हैं, 5 दूना में 10 0, और 5 एक कन्नम 5, यानी कि यह कट गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखें 4.5, 4.5 यह आपका सही समय निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो आपके पास टाइम पूछा था टी बराबर आपके पास आ जाएगा 4.5 वर्ष। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई मीटर में होगी। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान दें कि जो आपके पास समय की बात कर रहा है, या फिर आपसे जो भी कुछ कह रहा है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपके पास दूरी बटा में समय, ठीक है। आपके पास यहां पर दिया हुआ है। अब दूरी किसका पूछा हुआ है, जो हमारे पास ये ट्रेन है, ट्रेन की दूरी को पूछा हुआ है,
यानी कि ट्रेन की दूरी को हम लोग मान लेते हैं x, और बटा में समय आपके पास कितना दिया हुआ है, 36 सेकंड का दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे पास आपके पास आ गया 36, और चाल आपके पास दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 72 को हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास समय दिया हुआ है 30 सेकंड का। तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में जब बदलते हैं तो 5 बटे किससे, 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 चौक 72, और 5 चौक को कितना आ जाएगा, 20, और 20 गुना में यहाँ पर आ जाएगा 36, और बराबर में जो आपके पास ट्रेन की लंबाई x है, और मल्टीप्लाई करके हम लोग आराम से निकाल लेंगे, यानी कि 36 गुना में 72, और एक जीरो लग जाएगा, और x बराबर यही आ जाएगा इतना मीटर, यानी कि 720 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे आपके क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड का जो चैप्टर दिया हुआ है उससे देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ आपका यहाँ पर, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल स्थिति हमारे पास दिया हुआ 16x² प्लस 8x प्लस 1 वर्ग इकाई दिया हुआ है। वर्गाकार कह रहा है, यानी कि वर्गाकार यानी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई सबकी सब क्या हो, समान हो। तो वर्गाकार जो क्षेत्र होता है उसका हमारे पास क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। अब यही हमारे पास अगर भुजा अगर निकल जाती तो हमारे पास इसकी लंबाई आराम से हम लोग निकाल लेते, यानी कि यहां से देखिए हमारे पास 16x² प्लस 8x और प्लस यहाँ पर कितना है, 1। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास आराम से आंसर इसका आराम से निकल जाएगा, यानी कि 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 को हम लोगों को तोड़ना है, ठीक है, 16 को हम लोगों को तोड़ना है तो इसको 4 गुना में 4 तोड़ सकते हैं, 4 चौक को 16, ठीक है, और 4 में 4 को जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास 8 मिल रहा है। तो यानी कि हम लोग अगर इस प्रकार से अगर इसको तोड़ करके लिखते हैं, यानी कि 16x² प्लस 4x लिख देते हैं और प्लस 1, तो आराम से यहां से निकल जाएगा, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहां से 4x प्लस 1 बचेगा, और प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो हम लोग दोनों में से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 4x प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम लोग इसका भुजा को निकालेंगे, जब भुजा को निकालेंगे तो यहां से भुजा बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 4x², 4x सॉरी यहां से आ जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे बाहर निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 4x प्लस 1, यानी कि हमारे पास 4x प्लस 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं जो हमारे पास क्षेत्रमिति वाला जो चैप्टर दिया हुआ है सिलेबस में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या है इसे ध्यान से समझे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घनाकार कमरे की आंतरिक लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई उसका दिया हुआ 8 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ 10 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दे दिया है, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब दिया हुआ है तो हमारा आराम से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यदि सफेदी करने की लागत 25 रुपए प्रति मीटर है तो कमरे की सभी चारों दीवारों की सफेदी और छत की भी सफेदी करने की कुल लागत रुपए में कितनी होगी। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें सबसे पहले, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहां से निकाल करके बताएंगे। तो यहां से चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही हमारे पास चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी कि 2, यहां से देखें लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 12 मीटर का दिया हुआ है, चौड़ाई यहां पर 8 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई यहां पर दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 दुना में 40 और 40 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर
हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि चारों दीवारों के साथ साथ सफेदी करनी है और छत को भी बताना है कि चारों दीवार और छत का दोनों का सफेदी करने का खर्चा कितना आने वाला है, उसको बताना है। तो छत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छत का क्षेत्रफल यहां से निकल करके आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रिथ, यानी कि हमारे पास लेंथ कितनी है 12 और ब्रिथ कितनी इसकी है 8। 12 बटे कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, यानी कि 96 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो हमारे छत का होगा उसका क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। अब कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुल क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 400, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस जो हमारे पास ये दिया था छत का क्षेत्रफल 96 है, यानी कि 496 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमसे पूछा कुल लागत कितनी होगी। लागत की बात करें, लागत बराबर हमारे पास आ जाएगा 496 गुना में 1 मीटर की बात कर रहा है तो हमारे पास 25 मीटर है, यानी कि 25 रुपए प्रति मीटर की बात कर रहा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से हमारे पास 25 छक्का 150, यानी कि 0 15 आ जाएगा। और 25 नावा में 25 वाट है 200 और 25 नावा 225 और 25 में हम लोग 15 को जोड़ेंगे और 15 40 और 240, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100 और 124, यानी कि हम लोग 24 को जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा, यानी कि 12,400 रुपए उसकी क्या होगी लागत होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने के लिए डायरेक्ट मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल आराम से ऐसे ही सॉल्व करिएगा और अपने आंसर को निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से समझें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपका दंड आरेख दिया हुआ है, इस बार आरेख के माध्यम से आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है और बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल ये चैप्टर जो आपका दिया हुआ है ना, ये स्कोरिंग चैप्टर होता है, इससे बेहतर कोई आसान चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग कह रहे हैं कि बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक कार्यालय, ठीक है, बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है, तो शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या, सोमवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शनिवार को कितने कर्मचारी उपस्थित थे, शनिवार के दिन देखा जाए, यानी कि शनिवार यहां पर दिया हुआ है, यानी कि शनिवार की जो बात कर रहा है तो हमारे पास यहां पर है ये शनिवार, यानी कि हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 200, शनिवार के लिए हमारे पास यही है 200 तो आ गया शनिवार के केस में। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पास सोमवार को उपस्थित कर्मचारी, यानी कि सोमवार को उपस्थित कर्मचारी हमारे पास ये है, यानी कि सोमवार को उपस्थित कितने टोटल 800 है, 800 तो सोमवार के दिन हो गए। अब कह रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या कितनी कम है, तो दोनों का अंतर ले लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 600, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्या यह टफ क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका एज से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, ध्यान से समझे, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व हमने चला गया, यानी कि 5 वर्ष पूर्व इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे आरेख को। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी कि हम लोग यहाँ पर पिता को लिख रहे हैं और यहाँ पर पुत्र को लिखेंगे। ठीक है, यहां से एक अगर पुत्र की होगी तो हमारे पास 4 क्या होगी पिता की उम्र होगी। इस प्रकार से हमसे कह रहा है, यानी कि पुत्र की उम्र का 4 गुना है, तो ये चीजें हम लोगों ने निकाल लिया। अब यदि 4 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु 3 गुना हो जाएगा, यानी कि वह कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद, यानी कि 4 वर्ष के बाद कह रहा है, ये तो बाद और ये पूर्व की बात थी, तो 4 वर्ष बाद उसका कितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि 1 से कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुपात को बराबर करेंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, और यहां से 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा।
अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई इनमें कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे। तो देखिए यहां से ध्यान से समझिए, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इस वाले अनुपात में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इस वाले अनुपात में कर देंगे, तो हमारा अनुपात आराम से बराबर हो जाएगा। अब इस केस में देखें यहाँ पर कितना आ गया, 4 दूना में 8, यहां से कितना आ जाएगा इसका अनुपात, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 दूना में 8, ठीक है, और 2 एक अन्नम 2, ये तो हमारे पास एक अनुपात निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दूसरे केस में क्या होगा, 3 3 त्रिका 9 और 3 एक अन्नम 3, यानी कि हमारे पास 3 यहां पर आ जाएगा। अब बताइए, ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, यहां से ध्यान से देखें, 5 साल यहां पर है पहले और 4 साल बाद में है, यानी कि 5 4 9, अगर यहां से यहां तक अगर अंतर की बात किया जाए तो हमारे पास 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहां पर देखिएगा, यहां से 4 साल बाद कह रहा है और 5 साल पूर्व कह रहा है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितने का बन रहा है, 9 साल का बन रहा है, यानी कि 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया, 9 वर्ष आ गया, यानी कि 9 ईयर आ गया यहां से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वर्तमान उम्र को आपको निकाल करके बताना है। तो यहां पर ध्यान से समझें कि जो यहां पर वैल्यू जो आई है, इसे ध्यान से देखें। 9 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 81 वर्ष आ जाएगा। और हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो 9 त्रिक कितना आ जाएगा, 27 ईयर। लेकिन आपसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु पूछा हुआ है। जब वर्तमान आयु पूछा हुआ है तो 4 वर्ष पहले ही तो कुछ यहां पर इसकी वर्तमान आयु होगी, बताइए, 4 वर्ष पूर्व। तो हमारे पास 4 क्या करना होगा, दोनों में से घटाना होगा, यानी कि 4 इसमें से भी घटा देंगे तो यहां से आ जाएगा 77 वर्ष, और हम लोग 4 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 वर्ष। यानी कि इस प्रकार से अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन के आंसर को देखें, हमारे पास कितना आ गया, 77 वर्ष और 23 वर्ष। अगर पुत्र की उम्र 23 वर्ष होगी, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 77 वर्ष हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही था। आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट थे और सभी चैप्टर को इसमें हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कवर करने का कोशिश किए, और ऐसे ही मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी के लिए क्वेश्चन को कलेक्ट करके लेकर के आ रहे हैं और ऐसे ही आगे लेकर के आते रहेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए और बहुत बहुत सारा आप लोग प्यार दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत शानदार तरीके से और भी अच्छे से काम कर सके। और इसी के साथ साथ धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।